हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई नाइट ड्राइव वीडियो। और हमारी जो स्टोरी चल रही थी मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, उसमें अब दोस्तों वीडियो में स्टोरी में हम पहुंचे थे कि जो जिम कॉर्बेट का जो पुल को बंद रखने का जो निर्णय था और वहाँ की जनता को खतरे से आगाह करने के लिए उसने गांव में एक आदमी को भेजा और ख़ुद भी समय अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक ये इस मैसेज पहुंचाया। और सड़क पर और गांव में जिम कॉर्बेट ने जिन लोगों से भी बात की, किसी ने भी उस मैन ईटर आदमखोर को उसके क्षेत्र में सीमित रखने के प्रति एक गुस्से का भी एक शब्द नहीं कहा किसी ने। अब इससे आगे की जो कहानी है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरा नाम है डेविड अशोक और यू कैन कॉल मी डेविड। और हाँ, वन के फटाफट करा दो यार दोस्तों, बार बार क्यों बुलवाने पे मजबूर कर रहे हो यार दोस्तों। तो दोस्तों आगे की जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार से थी, कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक बूढ़ा भोटिया पिछली शाम देर से कंटीली झाड़ वाले बाड़े में पहुंच गया। वो हरिद्वार बाजार से नमक और गुड़ भर कर लाया था ताकि बद्रीनाथ की तरफ के गांव में वो बेच सके। अब उसकी भेड़ बकरियां इस सामान के लदे थैलों के साथ लंबी दूरी तय करके कल शाम देर से पहुंची थी। अब भोटिया के पास इतना समय नहीं था कि वो इस बाड़े की मरम्मत करा पाता, और जहां पर झाड़ियाँ कम थी वहां पर उसने झाड़ियाँ लगा दी। अब यही कारण था कि कुछ जो भेड़ बकरियां थी वो बाड़े के बाहर लेट गई, जिसमें से सड़क के नज़दीक के एक बकरे को सुबह मुँह अंधेरे वो आदमखोर तेंदुआ मारा गया था। अब कुत्तों के भौंकने से भोटिया की नींद खुली उस भोटिया की, और जब उजाला हो गया तो उसने पाया कि उसका सबसे अच्छा बकरा और खूबसूरत भूरे रंग का, जो आकार में एक सेट लैंड खच्चर के बराबर था, वो सड़क के पास मरा पड़ा था। आदमखोर ने उसे बहुत क्रूरता के साथ मारा था। अब पिछली रातों के दौरान आदमखोर के उस मैन ईटर के व्यवहार से पता चलता था कि लंबे समय तक मनुष्यों के करीब रहने वाले और आदमखोर बन जाने पर इस तेंदुए की आदतें किस कदर बदल जाती हैं। अब ये सोचना सही था कि पिंजरे में पकड़े जाने से आदमखोर को एक तगड़ा झटका लगा और वो बुरी तरह से डरा होगा। भारी पिंजरे को वो 10 गज दूर तक ले गया और फिर गुस्से से जिस तरह वो हुंकारा था, इस बात का ये प्रमाण था कि वो डरा था। और ऐसे में हर एक यही उम्मीद करता कि पिंजरे से छुटकारा मिलने के बाद वो आबादी वाले इलाके में जिस तरीके से संभव हो सके दूर दूर तक सुस्ताने के लिए चला गया होगा। अब वो तब वहीं रहेगा जब तक दोबारा भूखा ना हो, और उसे दोबारा भूखा कई दिनों बाद होना था। लेकिन इस आदमखोर तेंदुए का व्यवहार अलग ही था। वो पिंजरे से छूटने के बाद भी शिकार के आसपास रहा। अब वो हमें मचान पर चढ़ते हुए देखता रहा और हमारे सो जाने तक प्रतीक्षा करता रहा। इसके बाद वो निरीक्षण करने आया, लेकिन सौभाग्य से आइबर्टसन ने एहतियात बरत दी और मचान की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर तारों का एक जाल लगा दिया। आइबर्टसन को मालूम था कि आदमखोर तेंदुआ उन लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हैं जो उन लोगों पर गोली दागने के लिए मचान पर बैठे होते हैं। आजकल ही मध्य प्रांत में एक आदमखोर तेंदुए हैं जिसके अलग अलग समय पर उसे मारने आए 4 भारतीय बंदूक को मार डाला है, ऐसा जिम कॉर्बेट कह रहे हैं उस आदमखोर के बारे में। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि मेरी जो नई जानकारी के हिसाब से वो तेंदुआ अब तक 40 इंसानों को मार चुका था, और अपने भावी हत्यारे को खाने की आदत के कारण वो नितांत शांतिपूर्ण और बेफिक्र जीवन जी रहा था। वो मनुष्यों के अलावा, इंसानों के अलावा बड़े जानवर और पालतू पशु भी खाता था। अब हमारे वाला जो तेंदुआ आम के पेड़ का दौरा करने के बाद, जिम कॉर्बेट कहने की जो हमारा वाला जो जिसमें आदमखोर का पीछा हम कर रहे थे, वो आम के पेड़ का दौरा करने के बाद वहाँ तक गया जहाँ पर गांव का रास्ता पगडंडी से मिलता था। यहीं पर इन लोगों ने, जिम कॉर्बेट कह रहे कि यहीं पर इन लोगों ने इनको खून का कुंड मिला था। अब यहाँ से दाएं मुड़कर तेंदुआ नीचे की ओर 1 मील गया और फिर वहाँ से यात्रा मार्ग पर 4 मील चलकर वो अपनी मोमेंटम, जिस क्षेत्र में वो मोमेंटम कर रहा था, वो सबसे घनी आबादी वाले स्थान पर पहुँचा। वहाँ अब रुद्रप्रयाग पहुँचकर वो बीच बाजार होता हुआ आधा मील आगे चलकर ऊपर इंस्पेक्शन बंगले के गेट पर पहुँचा, जहाँ उसके
जहाँ उसने ज़मीन में पंजे मारे थे। और पिछली रात की बारिश ने सड़क की मिट्टी को नरम बना दिया था और इस नरम मिट्टी पर तेंदुए के पाँवों के निशान क्लियर थे। अब इन्हीं पंजों के निशानों से ये पता लगाना पॉसिबल हुआ कि पिंजरे से सामना होने के बावजूद उसके अंगों को चोट क्यों नहीं पहुंची। अब जिम कॉर्ड कह रहे हैं कि नाश्ते के बाद मैं गेट से पंजों का निशानों का पीछा करते हुए भूटिया मित्र के शिविर तक पहुंचा। अब शिविर से 100 गज दूरी पर सड़क पर एक मोड़ से तेंदुए की नज़र बाड़े के बाहर खड़े बकरों पर पड़ी। अब मोड़ के बाहरी छोर से वो अंदर के किनारे आया, एक तरफ की पहाड़ी की आड़ में आगे बढ़ा और घास चढ़ते बकरों का मुआयना किया। भूरे रंग के बकरे को मारकर उसने उसका खून पीने का भी कष्ट नहीं किया। मतलब उसको सिर्फ मारा, लेकिन उसका एक खून तक पीने का उसने कष्ट नहीं किया और सड़क की तरफ लौट गया। कंटीली बाड़ के अंदर मरे बकरे और नमक गुड़ के भरे थैलों के ढेर की रखवाली कर रहे कुत्ते मजबूत खूंटों पर छोटी और भारी जंजीर से बंधे थे। अब इन बड़े काले और पावरफुल कुत्तों का उपयोग भूटिया लोग हमारे सारे पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं, लेकिन ये ब्रिटेन और यूरोप के शिप डॉग से अलग हैं। अब ये भेड़ बकरियों के रेवड़ के पीछे पीछे चलते हैं। अब इनका असली काम तब शुरू होता है जब दोस्तों ये जो भूटिया कुत्ते हैं इनके बारे में बताया जा रहा है और पहाड़ों में अक्सर भूटिया कुत्तों को रखा जाता है, क्योंकि अभी भी कई लोग भेड़ को चराने के लिए ये आई थिंक अक्टूबर या नवंबर के महीने में, शायद इसी महीने में ये पहाड़ के ऊपर वाली चोटी की तरफ जाते हैं जहाँ उन बकरियों को घास चराया जाता है। अब ये कह रहे हैं जिम कॉर्ड उन भूटिया कुत्तों के बारे में कि ये जो भेड़ बकरियों के जो रेवड़ होते हैं उसके पीछे पीछे चलते हैं। अब इनका असली काम तब शुरू होता है जब शिविर तैयार हो जाता है और पड़ाव डाला जाता है। ये अपनी जिम्मेदारी को पूरी कुशलता से निभाते हैं। रात को जंगली जानवरों से रक्षा करते हैं। दो ऐसे कुत्तों की तो मुझे जानकारी है, जिम कॉर्ड कहने की 2 कुत्तों की तो ऐसे जिम कॉर्ड को जानकारी है जिन्होंने एक बार एक तेंदुए या फिर एक बाघ को मार डाला था। दिन में जब भूटिया लोग बकरियों को चराने आसपास ले जाते हैं तो ये शिविर की निगरानी करते हैं। अब कागज़ों में ऐसा दर्ज है कि ऐसे ही कुत्ते ने कभी उस समय एक आदमी को मार डाला था जब वो पड़ाव के अंदर से सामान का थैला निकालने का कोशिश कर रहा था। अब जिम कॉर्ड कहते हैं कि मैं तेंदुए के पंजों के निशानों का पीछे पीछे सड़क तक वापस आया जहाँ तेंदुए ने बकरे को मारने के बाद लौटा था। अब वहाँ से गुलाब राय पहुँचा और फिर 1 मील आगे जहाँ सड़क गहरी खो पर पार करती थी वहाँ से तेंदुआ ऊपर की ओर चढ़ गया था और तेंदुए ने आम के पेड़ से यहाँ तक कुल 8 मील की यात्रा की थी। अब इतनी लंबी और निरर्थक यात्रा कोई दूसरा तेंदुआ किसी भी दशा में नहीं करेगा जो इस तेंदुए ने की थी। न ही एक सामान्य तेंदुआ जो भूखा न होने पर भी बकरे का शिकार करता है। अब इस खोह से करीब दो फलांग दूर वो बकरी वाला भूटिया सड़क के किनारे बैठा ऊन काट रहा था और अपनी बकरियों पर भी नज़र रखे हुए था। बकरियां सामने पहाड़ी पर चढ़ रही थी। जब उसने तकली और ऊन का गोला अपनी ऊनी कोट की बड़ी जेब में डाल दिए और मुझसे सिगरेट स्वीकार कर ली, तब मुझसे पूछा कि क्या मैं आपके पड़ाव से होता हुआ आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं वहीं से आ रहा हूँ और मैंने वहाँ वो भी देखा है जो प्रेतात्मा तक कर गई है। अब मैंने कहा कि वो अगली बार जब हरिद्वार जाएं तो अपने कुत्तों को भी वहाँ बेच आएँ, क्योंकि ये साफ है कि उनमें साहस की कमी है। उसने सहमति से सिर हिलाया और कहने लगा कि साहब, कई बार हम बूढ़े लोग भी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं और फिर पछताते हैं। कल रात भी मैंने गलती ही की जिससे बकरे से हाथ धोना पड़ा। मेरे कुत्ते तेंदुए की तरह साहसी हैं और उनका जोड़ पूरे गढ़वाल में नहीं मिलेगा। उन्हें बेचने की बात करना उनकी सरासर बेइज्जती है। जैसा आपने देखा होगा, मेरा पड़ाव सड़क के बिल्कुल पास है। मुझे डर था कि कोई व्यक्ति या कोई इंसान रात को सड़क पर चलता आएगा और मेरे कुत्ते उससे नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए मैंने उन्हें खुला छोड़ने के बजाय कंटीले बाड़ के बाहर बांध दिया और आपने नतीजा देख ही लिया होगा। लेकिन आप कुत्तों को दोष मत दें।
साहब बकरे को बचाने के चक्कर में जंजीर उनकी गर्दन में गहरे, उनकी जंजीर उस बकरी को, जो उनकी भूरे रंग की बकरी थी, उसको बचाने के चक्कर में उन कुत्तों की जो जंजीर थी उनकी गर्दन में गहराई तक घुस गई थी। अब उनकी गर्दन के घाव भरने में कई दिन लगेंगे। हम बातचीत कर रहे हैं कि सामने गंगा के पार पहाड़ी की चोटी पर एक जानवर उभरा। उसके रंग और आकार से पहले मैंने समझा, जिम गॉड कह रहे हैं कि उसके आकार और रंग से जिम गॉड ने समझा कि वो हिमालयन भालू है। लेकिन जब उसने नदी की तरफ नीचे उतरना शुरू किया तो जिम गॉड ने पाया कि वो एक जंगली सूअर था। अब सूअर के पीछे गांव के कई कुत्ते लगे हुए थे और उनके पीछे लड़कों और पुरुषों की भीड़ थी। अब सभी के हाथ में अलग अलग आकार के डंडे थे। इन सब के बाद एक आदमी था जिसके हाथ में बंदूक थी। अब ये आदमी जैसे ही चोटी पर चढ़ा, उसने अपनी बंदूक ऊपर उठाई तो हमने देखा कि उससे धुएं का एक फुवारा छूटा और एक सेकंड बाद उस भरवा बंदूक की हल्की आवाज़ हम तक पहुंची। बंदूक की मारक रेंज में उस समय कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। न तो जीवित प्राणी था, न ही वो लड़के और आदमी, लेकिन उनमें से कोई रुका नहीं। इसलिए ऐसा लगा कि बंदूकची के लिए वो कहीं खो गए हैं। सूअर के आगे घास वाली लंबी ढलान थी जिस पर यहाँ वहाँ छोटी बड़ी झाड़ियाँ थीं। अब इस घास के ढलान के नीचे ऊबड़ खाबड़ मैदान और उसके नीचे घनी झाड़ियों वाली पट्टी थी जो नीचे नदी तक जाती थी। ऊबड़ खाबड़ मैदान में कुत्ते सूअर के साथ साथ झाड़ियों में खो गए। अब दूसरे ही सेकंड कुत्ते झाड़ियों से बाहर वापस आ गए। जब लड़के और आदमी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कुत्तों को झाड़ियों में घुसने को एक्साइटमेंट किया, लेकिन शायद वे झाड़ियों में सूअर के थूथन का कमाल देख चुके थे, इसलिए वे फिर झाड़ियों में नहीं घुसना चाह रहे थे। तब वो बंदूक वाला आदमी पहुंचा जिसे लड़कों और पुरुषों ने घेर लिया। अब जिम गॉड कह रहे हैं कि हम ऊंचाई वाली ज़मीन पर नदी के इस तरफ बैठे थे और ये दृश्य जो चल रहा था नदी के उस पार था। नदी के शोर में उनकी आवाज़ घूम हो जाती थी, इसलिए हम उसे अपने सामने फिल्म की तरह देख रहे थे। अब जिम गॉड कह रहे कि हाँ, भरवा बंदूक की चोट हम लोगों ने हल्की अवश्य सुनी थी, लेकिन बंदूकची भी एक अपने लिए स्पष्ट था कि झाड़ियों में घुसने के लिए उसी प्रकार की उदासीन था जैसे वे कुत्ते थे, क्योंकि बंदूकची अपने साथियों से अलग पास की चट्टान पर बैठ गया था। अब जैसे कह रहा हो कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है कि कुछ कुत्तों को अब कुछ कुत्तों को उन लोगों ने पीट दिया, लेकिन उन्होंने सूअर का सामना करने से साफ इनकार कर दिया। अब दो तरफा दुविधा के बीच लड़कों ने और फिर उन आदमियों ने झाड़ियों में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अब उधर ये खेल चल ही रहा था कि हमने देखा, जिम गॉड कह रहे कि उधर ये सामने नदी पर ये जब खेल चल ही रहा था तो हम लोगों ने देखा कि झाड़ियों के नीचे से किनारे से रेत की पट्टी की तरफ सूअर आगे बढ़ रहा है। अब तेज़ कदमों से वो खुले में आ गया और कुछ सेकंड के लिए एकदम स्थिर खड़ा हो गया। अब फिर कुछ कदम चला और फिर रुक गया और फिर दौड़कर नदी में घुस गया। अब ये जंगली सूअर गजब का तैराक था और जैसा विश्वास किया जाता है तैरते हुए उसका मोटापा आड़े नहीं आता है। पानी का बहाव तेज़ था, लेकिन जंगली सूअर से बड़ी कलेजे वाला जानवर भी दूसरा नहीं। 2 छलांग दूर तक, जब तक वो हमारी नज़र से ओझल नहीं हुआ, बहते हुए हमारे किनारे की तरफ बढ़ रहा था और मुझे डाउट नहीं कि वो किनारे पहुंच गया होगा। क्या सूअर आपकी राइफल की रेंज में था साहब? भोटिया ने जिम गॉड को, उस मित्र को, भोटिया मित्र ने पूछा जिम गॉड को। तो जिम गॉड ने कहा कि हाँ, मैंने जवाब दिया कि सूअर मेरी रेंज में था, लेकिन मैं ये राइफ़ल गढ़वाल में उस सूअर को मारने के लिए नहीं लाया हूँ जो अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा है, बल्कि उसे मारने के लिए लाया हूँ जिसे तुम प्रेतात्मा समझते हो, और मैं तेंदुआ। चलो ये तो समय ही बताएगा, उसने कहा। अब भोटिया मित्र ने कहा जिम गॉड को कि अब जैसे कि तुम जा ही रहे हो सकता है कि अब मिलना ना हो, तो मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। अब समय अब भोटिया मित्र ने कहा जिम गॉड को कि अब ये समय ही बताएगा कि क्या तुम सही थे या फिर मैं। अब जिम गॉड कह रहे हैं कि मुझे खेद है कि मुझे वो भोटिया मित्र फिर कभी नहीं मिला, क्योंकि वो बूढ़ा हो चला था। अब मुझे याद है कि उसका विश्वासपूर्ण चेहरा जो आशाओं से भरा ऐसे ही खुश था जैसे उसके सबसे अच्छे बकरे को तेंदुए
से कोई ख़तरा नहीं था और उसके कुत्तों की क्षमता पर कोई भी उंगली नहीं उठा रहा था। तो दोस्तों इससे आगे की जो कहानी है हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो, स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 1K कंप्लीट करा दें। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।